बच्चों, हमने अवकलन के बारे में यानी डिफरेंशिएशन के बारे में आपको सामान्य ज्ञान के तौर पर बताया है, जिसका उपयोग फिजिक्स में होता है। तो आइए फिजिक्स के कुछ उदाहरण के की सहायता से हम आपको अवकलन का उपयोग दिखाते हैं। देखिए, एक सवाल मैंने लिखा है, ये लेक्चर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का। सरल रेखा में गतिमान एक कण की समय के साथ स्थिति समीकरण x बराबर 2t + 3t स्क्वायर के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में तथा t सेकेंड में। गणना कीजिए a कण का वेग, कण का प्रारंभिक वेग यहां लिख देते हैं, प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग समय t बराबर 2 सेकेंड पश्चात कण का वेग। अब C में हम आपको यहां पर पूछे हैं आपसे कण का त्वरण। दरअसल बच्चों, 9th क्लास में चाल, वेग, त्वरण, इन सब शब्दों को आपने सुना है, और उसी बेस को हम मान ले रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी तो है। तो हम आपको एक सूत्र बताए थे, याद होगा आपको, कि यदि y बराबर x पर n, माने y x का फलन है, y का मान x पर निर्भर करता है, तो dy by dx dx पर n by dx बराबर nx पर n माइनस 1। एक सूत्र तो हमने ये बताया है, वैसे बहुत से सूत्र हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज बाद में करवाएंगे। लेकिन पहले ये तो जाने कि हम कहाँ यूज करते हैं, अवकलन का यूज कहाँ करते हैं, समाकलन का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो एक तो ये सूत्र था, हमने एक और कहा था कि dc अचल बाय dx बराबर du, यह बता चुके। अब y x का फलन है, माने y का मान x के मान पर निर्भर करता है, लेकिन यहां पर उल्टा है। यहां पर देखो ये सूत्र जो दिया है हमने, x बराबर 2t + 3t स्क्वायर। तो यहां t को माने समय को भिन्न भिन्न मान देने पर स्थिति x को भिन्न भिन्न मान मिलता है। तो यहां जो t है वो x के जगह पे है, और जो x है वो y की जगह पे। जैसे यहां पर y x पर निर्भर करता है, उसी तरह से यहां x t पर निर्भर करता है, माने t के भिन्न भिन्न मानों पर x को भिन्न भिन्न मान मिलता है। ये स्थिति है, ये समय है। बच्चों, 9th क्लास, फिलहाल तो आप अभी 11th पढ़े नहीं है, ठीक है, अभी तो अभी शुरुआत करना है। तो 9th क्लास में आपने सुना है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो स्थिति यहां क्या है, x किस पर निर्भर करती है, समय पर। तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन की दर यानी t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर को वेग कहें। तो कैसे निकालेंगे, हमें dx by dt निकालना होगा। तो बाएं ऐसे लिखो dx by dt, तो d by dt यहां पर x के साथ लगाया हो, तो d by dt आप
यहां 2t के साथ लगा दो, ये पूरा। अब फिर ये डी बाई डी टी 3t स्क्वायर के साथ भी ट्यूब कर दो। अब dx बाई dt को ही मैंने समय के सापेक्ष स्थिति या समय t के सापेक्ष स्थिति x में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ये dx बाई dt जो है इसके जगह पर हम लिख देंगे वेग भी, मान लो वेग को भी ऐसे, अभी तो कुछ मान लो वेग वेलासिटी। अब यहां देखो बेटा, दू जो है टी के बगल में है, तो ये टी का गुणांक है, तो दू साइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी टी बाई डी टी। यहां पर क्या है, 3 गुणांक है टी स्क्वायर का, तो 3 साइड हो जाएगा डी टी स्क्वायर बाई डी टी। एक बात और बचा, यहां पे आपको हम एक छोटी सी बात बताते हैं, dx बाई dx बराबर 1 होगा। जैसे dt बाई dt टी बराबर है चरराशि पर एक हाथ है, तो 1 होगा। अब काहे होगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसी फार्मूले से निकल जाएगा। ये देखो dx, x पर कितना है पावर 1, तो dx पर n बाई dx, तो dx पर 1 बाई dx, तो dx बाई dx माने dx पर 1 बाई dx, तो एक इधर आ जाएगा, x पर जो है एक घात कम हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये देखो, तो 1 में से क्या 0, तो 1 x पे पावर 0, ये चर राशि में शून्य घात माने 1 होता है, 1 गुणे 1 बराबर 1। तो आप इसी सूत्र का उपयोग किए हैं, y बराबर x पर n का, इसी से dx बाई dx बराबर 1 है किए हैं हम, तो उसी तरह यहाँ dt बाई dt बराबर 1 हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह का कुछ आएगा तो हम बार बार एक फार्मूला नहीं यूज करेंगे, सीधे लिख देंगे 2 गुणे 1, अब +3, यहाँ देखो यहाँ पे बच्चों dx पर n बाई dx dt पर n बाई dt, तो यहाँ पे x के जगह पे t है, तो एक घात इधर जाएगा और t पे क्या हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगा। तो अब ये वेग कितना हो गया, 2 + 3 दूनी के 6t, ये वेग समय संबंध मिल गया। अब जब वेग समय संबंध हमें मिल गया, तो अब हम समय t का भिन्न भिन्न मान रखेंगे, तो आपको इसमें वेग का उस समय विशेष पर भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। तो कण का प्रारंभिक वेग पूछा, तो प्रारंभिक किस समय होता है, जिस समय हम समय को शून्य मानते हैं, माने जब से हम समय का मापन प्रारंभ करते हैं, तो उस समय जो वेग होता है वही प्रारंभिक वेग होता है। तो हम समय का मापन कभी भी कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अब से मापेंगे। तो जिस समय से हम समय को मापना शुरू किए उस समय क्या कोई वेग था या नहीं था, यहाँ से चल गया। तो आप यहाँ पे आप t बराबर 0 रखो, तो उस समय से हम समय का मापन शुरू करेंगे, तो उस समय हमें वेग का मान मिल जाएगा। तो कण का प्रारंभिक वेग अगर निकालना हो बच्चों, तो आप क्या करोगे, इसमें t बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में t बराबर 0 रख, a कण का प्रारंभिक वेग यहां पे देखो v की जगह पे लिख दो v प्रारंभिक, वेग प्रारंभिक, तो यहां पर t बराबर 0 रखेंगे। जब से हम समय का मापन शुरू किए, तो 2 अथन 6 गुणे यहां t बराबर लिख दो 0, तो यहां दी, तो कितना बचा 2,
तो 2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जब समय का मापन प्रारंभ किया गया उस समय कण को 2 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त था। अब त्वरण पूछा, t बराबर 2 सेकेंड पर वेग, तो अब इसी में t का मान 2 सेकेंड रख दो। b में पूछा है, b में तो यहां t बराबर 2 सेकेंड रखोगे तो 2 सेकेंड पर वेग का मान आपको मिल जाएगा। तो b ऐसे लगाओगे, b यहां v जो वेग है, तो वेग जब t बराबर 2 सेकेंड, यहां 2 धन 6 में t की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों? 2 सेकेंड। कितना हुआ? 6 दूनी के 12 दू 14 मीटर प्रति सेकेंड। अब सी में क्या पूछा है? कण का त्वरण। तो बच्चों वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, नहीं तुम्हें आप जानते हो। तो ये वेग है और समय संबंध है। तो अगर समय के भिन्न भिन्न मान पर यह वेग v का भिन्न भिन्न मान मिल रहा है, तो अगर समय के सापेक्ष t के सापेक्ष, समय माने t के सापेक्ष v माने वेग में परिवर्तन की दर निकाल दो तो आपको त्वरण मिल जाएगा। तो आप एक का पुनः अवकलन करो, c v बराबर 2 प्लस 6t, ठीक है। तो अब v किस पर निर्भर करता है? t पर निर्भर करता है। तो v का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष करेंगे। तो dv बाई dt माने समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। डी बाई डी टी आप लगाए हो v के साथ, तो d बाई डी टी लगा दो, फिर 2 के साथ d बाई डी टी लगा दो 6t के साथ। लेकिन 6 यहाँ पे गुणांक है, t का गुणांक है, तो 6 को बाहर कर लेते हैं। तो हम यहाँ इसी लाइन में बल्कि एक ही बार में इस 6 को बाहर कर लेते हैं और t यहाँ रख देते हैं। तो 6 dt बाई dt बाई dt क्या होगा बच्चों? अभी हमने बताया 1। तो dv बाई dt को क्या कहेंगे? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। तो ये क्या हो गया? इसको त्वरण करें, त्वरण, इसलिए त्वरण ये अक्षर है d2 बाई dt, ये क्या हो गया? 0 धन 6 dt बाई dt क्या होगा बच्चों? 1। तो a बराबर क्या हो गया? 6। त्वरण का मात्रक आप लोग जानते हो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी आपको हमने एक प्रश्न बताया अवकलन से संबंधित, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि आपको फिजिक्स में मैथमेटिक्स का कैसे उपयोग करते हैं थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा। लेकिन यहाँ हम कभी कभी क्या होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर धनात्मक होती है, कभी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ऋणात्मक होती है, कभी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर 0 होती है। माने x बढ़ता रहेगा, y बदलवे निकलेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में वो कब होता है, थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। देखो जैसे हम मान लेते हैं कि y बराबर fx, माने y x का फलन है, यानी x को भिन्न भिन्न मान देने पर y को भिन्न भिन्न मान मिलता है। चल एक ग्राफ बन गया, मान लेते हैं कोई ग्राफ है। तो कोई ग्राफ है, x अक्ष पे x को रखते हैं
और वाई अक्ष पे दूसरी राशि वाई को रखें और एक कोई ग्राफ ऐसे गया हुआ है, मान लो ऐसे, थोड़ा सा समझने के लिए सपोज करो, चलो ये ग्राफ है। अब हम यहां पर एक बिंदु यहां ले रहे हैं ए, एक बिंदु यहां ले रहे हैं पी, यहां पे, और एक बिंदु यहां ले रहे हैं बी। यह मूल बिंदु है। ऐसा कोई ग्राफ सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं है। तो ए जो है, ए पर अगर ए पर देखो सपोज करो यक्स का कोई मान है, ए से थोड़ा सा और आगे यक्स का मान अगर बढ़ा दो, सूक्ष्म वृद्धि अगर यक्स में करते हो डी यक्स, तो y का मान यहां पर बढ़ता है, यानी यक्स के बढ़ने के साथ y का मान बढ़ता है। इस बिंदु पर ए पर बिंदु ए से थोड़ा सा सूक्ष्म वृद्धि अगर अनंत सूक्ष्म वृद्धि यक्स में करते हैं तो y में वृद्धि होती है। तो पहली बात हम यहां देखते हैं, पहला रिजल्ट है कि जब यक्स बढ़ता है, यक्स के बढ़ने के साथ y में वृद्धि होती है। माने यक्स में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन अगर हम कर रहे हैं और उसके साथ y में भी हम एक अनुमान लगाते हैं कि y में भी उसके यक्स में परिवर्तन है, यक्स में वृद्धि करने के साथ y में वृद्धि अगर हो रही है तो dy बाई dx धनात्मक पॉजिटिव होगा। अब कहें क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ए पर अगर हम यहां बिंदु ए पर, जो बिंदु ए हमने लिया है, अगर यहां बिंदु ए पर अगर हमें यक्स के सापेक्ष y में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर निकालनी हो तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और यह स्पर्श रेखा यक्स अक्ष की धन दिशा से न्यून कोण बनाएगी। और न्यून कोण में 90 अंश से कम बनाएगी, और 90 अंश से कम कोण का tan जो है 0 और 90 के बीच में, 0 से बड़ा 90 अंश से कम कोण का tan क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसीलिए क्यों अच्छा, दूसरे शब्दों में यदि ग्राफ के किसी बिंदु पर, दोनों ढंग से सीख सकते हो, खींची गई स्पर्शी, स्पर्शी माने स्पर्श रेखा यक्स अक्ष, यक्स अक्ष की धन दिशा से न्यून कोण बनाती है। ये तो
उस बिंदु पर dy बाई dx धनात्मक यानी पास। तो भाई x भी बढ़ रहा है, उसके साथ y भी बढ़ रहा है। x 2 से बढ़ के 4 हो गया, एक बात मैं कह रहा हूं, तो y 6 से बढ़ के 9 हो गया। तो x में परिवर्तन अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटाते हैं ना, तो दोनों धने में ना आएगा अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटाने पर। तो कुल मिला के सामान्यतः तुम समझ सकते हो कि दो ढंग से समझ सकते हो, या तो x में वृद्धि हो रही है, तो x में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, a से आगे थोड़ा सा बढ़ोगे सूक्ष्म x में परिवर्तन हुआ, x में वृद्धि हुई अनंत सूक्ष्म। तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ, अंतिम मान ज्यादा है और प्रारंभिक मान कम है, तो अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटाओगे तो धनात्मक आएगा। तो x में परिवर्तन धनात्मक है, और y में भी परिवर्तन, y भी बढ़ रहा है, तो y का भी अंतिम मान ज्यादा होगा, प्रारंभिक मान कम होगा। तो अंतिम मान में से प्रारंभिक मान ही घटाते हैं परिवर्तन के लिए। तो अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटाओगे तो ज्यादा वाले मान में से कम वाला मान घटेगा, तो y में भी परिवर्तन dy ये भी धनात्मक है। तो x में भी परिवर्तन डेल्टा x कहते हैं इसको, वो भी धनात्मक है, y में भी परिवर्तन धनात्मक है, इसलिए dy बाई dx धनात्मक होगा। या दूसरे भाषा में आप समझ सकते हो, यदि ग्राफ पे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी या की धन दिशा से न्यून कोण बनाती है, तो उस बिंदु पर dy बाई dx धनात्मक है। अब आओ b पर, चलो बिंदु ए के बारे में छोड़ो, हमको समझ में आएगा। ये तो था आपका बिंदु ए, इस पे विचार। अब बिंदु बी पर आओ। अब बी से थोड़ा सा सूक्ष्म आगे x में वृद्धि करो, अनंत सूक्ष्म, उसे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हम थोड़ा ज्यादा दिखा रहे हैं। x में देखो वृद्धि अनंत सूक्ष्म हुई dx, x में वृद्धि धनात्मक है क्योंकि x का बाद वाला मान पहले वाले मान से अधिक है, तो बाद वाले मान से पहले वाले मान को घटाओ, x में परिवर्तन धनात्मक है, वृद्धि नहीं परिवर्तन कहो। लेकिन उसके साथ y में परिवर्तन देखो, प्रारंभ में ये y का एक प्रारंभिक मान है और ये अंतिम मान है, तो अंतिम मान कम हो रहा है और प्रारंभिक मान ज्यादा है। तो अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटाओ तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो ऋण में आएगा, माने y में परिवर्तन जो डेल्टा y होगा वह ऋण आएगा, x में परिवर्तन जो डेल्टा x होगा वो धन में आएगा, माने x तो बढ़ रहा है और y घट रहा है। तो इस हिसाब से भी हम अनुमान कर सकते हैं कि दूसरा में हम कहेंगे, इसी में बनाते रहे, जब x के बढ़ने के साथ y में कमी होती है तो dy बाई dx क्या होगा, ऋण बटा धन, y में परिवर्तन ऋण होगा और x में धन होगा, तो dy बाई dx ऋण होगा धन होगा, तो ऋण न होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। निगेटिव। दूसरे शब्दों में यदि ग्राफ पे किसी बिंदु, अच्छा स्पर्शी वाली बात करो बिंदु बी पर, तो अगर बिंदु बी पर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, तो यह x अक्ष की धन दिशा से 90 अंश से अधिक कोण बना रही है, माने 90 अंश से अधिक बना रही है और 180 अंश से कम बना रही है। दूसरे चतुर्थांश में गया ना, तो 90 अंश से अधिक बनाएगी, तो 90 अंश से अधिक कोण अगर बढ़ रहा है बिंदु बी पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से,
तो उसका टैन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये इंटरमीडिएट की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। 0 और 90 के बीच में धनात्मक, 90 से अधिक करेंगे तो ऋणात्मक हो जाता है। तो उस केस में भी आप कहेंगे, दूसरे शब्दों में यदि ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई यह स्पर्शी x अक्ष की धन दिशा से अधिक कोण बनाती है, तो उस बिंदु पर dy बाई dx बराबर ऋणात्मक। ऐसे हो जाएगा। अब ये P पॉइंट, P पर आओ, तो बिंदु P पर जब हम आते हैं, आपको समझने की बात है, तो बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो बताओ x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बनाती है? अरे जो x अक्ष की धन दिशा है वही इस बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की भी दिशा है, तो दोनों की दिशाएं एक ही हो गई, तो दोनों की दिशाओं के बीच का कोण कितना हो गया? 0। तो tan 0 बराबर 0। तब बिंदु P पर dy बाई dx क्या? 0। उच्चतम बिंदु पर वहां से ग्राफ ढलना शुरू हुआ, यहाँ तक ग्राफ अपवाद है, इधर से P के बाद डाउनवार्ड है। और दूसरे शब्दों में अगर सूक्ष्म परिवर्तन करो, अगर बिंदु P पर कोई x का मान है, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन वृद्धि करो x के मान में, तो y में कोई बदलाव ही नहीं होगा। सरल रेखा माने x में वृद्धि के साथ y में परिवर्तन ही शून्य है, y में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो यहां पर dy बाई dx बराबर क्या होगा? 0। तो इस चीज को बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, कोशिश करना और प्रयास करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।